थैंक यू सो मच सुरेंद्र पाल जी। आप विजुअलाइजेशन जो करवाते हैं उसमें जो बहुत बड़ा एक हमें सभी को मोटिवेट करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और हम विजुअलाइज करते हैं कि हम उस चीज़ को पा चुके हैं और वो चीज़ हमारे तक बहुत सारे परिणाम ये कहते हैं, बहुत सारा किताबें ये कहती हैं कि जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को पा लेते हैं। सो आज हमारा मिशन ऑफ टेक्निकल का 15वां दिन है। जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट हैं, पहले आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम। और थोड़ा-सा मैं बता दूँ ये जो हमारा मिशन है, ये कंटिन्यू 90 डे तक का चलने वाला है। 90 डे हम पूरे 5 बजे लॉगिन हो जाते हैं, 5-10 तक मीटिंग की शुरुआत हो जाती है। तो आज जितने भी नए साथी हैं और पुराने साथी हैं, उन सभी का बहुत-बहुत वेलकम। तो आज जैसे कि डेली रूटीन रहती है कि इस मीटिंग की शुरुआत हम किसी ना किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ करते हैं। तो आज जो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो रियल स्टोरी है। पहले जो हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी, हो सकता है कि वो ऐसे किताबें स्टोरी हो, बट एक रियल ऐसी स्टोरी जो हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन देती है। वो स्टोरी है एक ऐसे शख्स की, जिस शख्स को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है मिस्टर दशरथ मांझी। एक ऐसे शख्स जिन्होंने नामुमकिन काम जो मुमकिन करके दिखा दिया। उनकी स्टोरी क्या कहती है कि दशरथ मांझी जो बिहार बिहार राज्य के गया जिले के रहने वाले थे और अपनी ज़िंदगी को ठीक-ठाक वो जी रहे थे। उनकी शादी हुई अपनी वाइफ़ से, पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तो उनके रास्ते में, शहर और गाँव के रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और जब भी किसी को जाना होता था शहर में, तो पूरे 1 दिन का समय उस शहर में जाने के लिए लगता। तो एक दिन दशरथ मांझी जी पहाड़ों पे काम कर रहे थे और उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेके गई, तो उनका पैर फिसल गया और पहाड़ से वो नीचे गिर गई। जैसे नीचे गिरी और उनके सिर पे बहुत गहरी चोट आई, 2-3 घंटे तक वो तड़पती रही, पर ऐसा मुमकिन नहीं था कि उनको इमीडिएट हॉस्पिटल लेके जाया जा सके, क्योंकि हॉस्पिटल का जो रास्ता था, वो पूरे दिन का था। तो हॉस्पिटल ना जाने की वजह से दशरथ मांझी की पत्नी की डेथ हो गई। तो उन्होंने ये मन में सोचा कि अगर मेरी वाइफ, अगर मेरी पत्नी टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाती हॉस्पिटल, तो शायद इनकी जो जान है वो बच सकती थी। तो जब डेथ हुई तो बहुत सदमे में रहे और उस सदमे के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया, ये जो पहाड़ है, मैं इसको तोड़ दूँगा। वो रोज़ सुबह जाता और उस पहाड़ की तरफ देखते और उस पहाड़ को बोलते कि मैं तेरे को तोड़ने के लिए आ रहा हूँ। तू जितना बढ़ना था तू बढ़ चुका, अब और तू बढ़ नहीं सकता और मेरे अंदर पावर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और मैं तेरे को तोड़ के दिखाऊँगा। और उन्होंने डिसीजन लिया उस पहाड़ को तोड़ने का और एक छेनी और हथौड़ी के साथ पहाड़ को तोड़ने का डिसीजन लिया। जब पहाड़ को तोड़ते, तो बहुत सारे लोगों ने पहले समझाया कि ऐसा नहीं होता, इतने बड़े पहाड़ को छोटी-सी छेनी और हथौड़ी के साथ नहीं तोड़ा जा सकता। पर वो जिद्दी बन गए, उनका एम बना कि मुझे ये पहाड़ तोड़ना है, ताकि किसी और की वाइफ, किसी और की पत्नी की हॉस्पिटल ना पहुँचने से डेथ ना हो जाए। तो उन्होंने पहाड़ तोड़ने का निर्णय लिया। बहुत सारे लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने उनके हँसना ऊपर शुरू किया कि छेनी और हथौड़ी के साथ कभी पहाड़ नहीं तोड़ा जाता। बट वो ज़िद्दी बने और उन्होंने कंटिन्यू इस प्रोसेस को किया और एक दिन वो आ गया कि जब इतनी ऊंचे लंबे पहाड़ को दशरथ मांझी के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया और पहाड़ तोड़ के उस विचकार से वो रास्ता निकाल दिया। और जो पहाड़ था, अगर उस पहाड़ की मैं बात करूं तो 360 फुट लंबा पहाड़, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को उन्होंने एक छेनी और हथौड़ी के साथ तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जब तोड़ा तो सभी लोगों ने उनका साथ दिया। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, हमें पता था कि आप इतनी जिद से काम करते हैं, तो एक दिन आप इस पहाड़ को तोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से, जो कि एक रियल कहानी है,
इस कहानी से हमें 3 ऐसे मैसेज मिलते हैं जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए। पहला मैसेज कि जब भी आप किसी काम को करें तो एक टारगेट लेके करें, और टारगेट आपका होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, और टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए। दशरथ मांझी जी का टारगेट था कि मैंने इस पहाड़ को तोड़ना, तो उन्होंने टारगेट के लिए काम किया और दिन रात काम किया, दिन रात काम किया। पहला पहला पॉइंट हमें इससे कहानी से ये शिक्षा मिलती है। दूसरा पॉइंट, दूसरी शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है कि जब भी आप अपने टारगेट को अचीव करें तो पेशेंस के साथ करें, पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि टारगेट एकदम पूरा नहीं होता। अगर बड़ा टारगेट है, मजबूत टारगेट है, तो उसमें आपका धैर्य चाहिए, उसमें आपका पेशेंस चाहिए। दूसरा मैसेज हमें इस कहानी से ये मिलता है। तीसरा मैसेज कि जब भी आप अपने टारगेट को पूरा करें तो कंसिस्टेंसी के साथ करें, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। और दशरथ मांझी जी ने उस पहाड़ को तोड़ने के लिए पूरे 22 साल लगे। पूरे 22 साल लगने के बाद उस इतने लंबे चौड़े और ऊंचे पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, ये 3 शिक्षाएं हमें इस कहानी से मिलती है कि हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, और हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होगी तो हम बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो इसी कहानी के साथ, जैसा कि हम रूटीन में रूटीन हमारी रहती है, डेली का हमारा एक पर्पस रहता है कि हमारी जो मीटिंग है वो आगे तभी बढ़ती है जब हम अपनी ग्रेट अपलाइन से आशीर्वाद लेते हैं। और फ्रेंड्स, कल का जो टॉपिक था, कल सभी लोगों ने बताया था कि हमारी पावर हमारी वाइफ है, हमारी पावर हमारी फैमिली है। तो आज सभी लोगों ने ये जाहिर भी कर दिया कि आपकी पावर आपकी फैमिली है। तो आप सभी अपनी फैमिली के साथ बैठे, और सभी को पहले तो जितने भी साथी फैमिली के साथ बैठे हैं सभी का वेलकम। और आगे की कार्रवाई के लिए, इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए, जिनके आशीर्वाद के बिना हम मीटिंग को आगे नहीं बढ़ाते, तो हम सभी उत्तराखंड में चलते हैं, ठंडी ठंडी वादियों में चलते हैं, सर का आशीर्वाद लेके हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं एक ऐसे शख्स को आप सबके सामने इनवाइट करने वाला हूं जो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, जो ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं। आई एम वेरी लकी कि मैं सर की दिशा निर्देश के अंदर के तहत काम करता हूं। तो मैं बहुत सर से स्नेह करता हूं। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करने वाला हूं स्टार एमराल्ड मिस्टर विक्रम नेगी, जो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन, जोरदार क्लैपिंग के साथ सर। वेलकम सर। सुरेंद्र पाल जी सर है हमारे बीच में? यस वेलकम सर, वेलकम। थोड़ा सा आवाज का इशू है सर, प्लीज। मेरे हाथ से वो अनम्यूट हो गया था, म्यूट हो गया था। तो सबसे पहले तो जेआर से हम गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। बड़े एक्साइटेड है और मजा आ रहा है, सारे लोग पूरी काफी लोग फैमिली के साथ हैं। और जैसे बताया था कल कुलविंदर जी ने कि फैमिली ही कामयाबी का राज है। ऐसा नहीं होता कई बार कि हो सकता है कि हम बिना फैमिली के सहयोग के कामयाब हो जाए, लेकिन देरी लग जाती है। और कोई भी आदमी देर से कामयाब नहीं होना चाहता, वो यही चाहता है जल्दी हो। और फैमिली का सहयोग मिलता है तो जो काम सालों में गुजरने वो महीनों और महीनों वाले काम दिनों में होने शुरू हो जाते हैं। और घर से बाहर जाते हुए टिफिन भी मिलता है अगर फैमिली साथ में रहती है, तो उनको लगता है पता नहीं कहाँ भटकता रहता है। तो ये सब रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शानदार स्टोरी से आपने शुरुआत की। और आज 15 दिन हो चुके हैं, कुछ ना कुछ लोगों ने नोट, हर आदमी कुछ ना कुछ नोट कर रहा है। तो मैं दोबारा वही कहना चाहता हूँ कि सभी नोट कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें अमल भी करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे के रिजल्ट आएंगे। और आज जैसे कि कुछ साथियों को हमने कल इन्फॉर्म भी कर दिया था कि आज आपके लिए जैकपॉट खुशी है कि आज के मिशन ऑफ टेक्निकल के मॉर्निंग सेशन में श्री सुरेंद्र बस जी हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे बीच में है। तो मैं बस आपसे इनवाइट करने से पहले सर मेरे को सुन रहे होंगे तो यस आवाज आ रही सर? सुरेंद्र पाल जी सर आ रही गुड मॉर्निंग सर। नहीं बस आप सुन रहे हैं?
गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। तो सर स्वागत है आपका। ये आज 15 दिन हुए हैं हमारे मिशन टेक्निकल के प्रोग्राम में कुलविंदर जी और सुरेंद्र पाल ने प्लानिंग की। तो कई बार जब जिद्दी डाउनलाइन होती तो अपलाइन को भी घसीट ली थी बीच में, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि चलो आप भी आओ, तो मैंने कहा चलो जी। पहले पहले दिन सुनीता बोलती थी कि 4 बजे उठना पड़ेगा, तो मैंने इनको यही बोला कि जब मैं मुकेरिया 10 ओवर मीटिंग करने जाता तो मैं 3 बजे उठता था, और सर्दियां भी होती थी तब तो जाना भी पड़ता था, बस में जाना पड़ता था, ठंड नहीं तो ये घर में बैठ के कंबल के या अपने घर में बैठ के मीटिंग अटेंड करनी है, और रूटीन 5:30 तो उठते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। तो उसका बड़ा बेनिफिट भी मिला, और कुछ लोगों के बड़े अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं। तो सर आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा कि ये सारी टीम बहुत एक्साइटेड है, सब टेक्निकल पे जाना चाहते हैं, और आप देख ही रहे हैं सारे ड्रेसअप में हैं जिस तरह से है। लेकिन अगर जो कमी रह रही है आज आपने वो पूरी कर दी कि ये उस ट्रैक पे चल रहे हैं कि सभी लोग कामयाब हों। तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है, वो हमेशा मिलता भी रहता है, लेकिन कई बार हम लोग नोट करते रहते हैं और उस पर उतना एक्शन नहीं कर पाते हैं। तो एक ऐसा पैटर्न हम लोगों को बता दिया जाए कि जो हम कमियां रह जाती हैं उसको हम एक्शन पे आ जाए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सर बिजी रहते हैं, बहुत आगे आगे लंबा शेड्यूल होता है, तो सर वेलकम, आपके आशीर्वाद के लिए सभी बैठे हुए हैं सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मॉर्निंग वाली मीटिंग में बहुत एनर्जेटिक सेशन में इनवाइट करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगी आज कि ज्यादातर लोग अपनी फैमिली के साथ में बैठे हुए हैं, और जैसा आप कल्चर डेवलप करते हैं उसका इफेक्ट ये रहता है कि मैंने तुरंत सुदेश को बोला, मैंने कहा जल्दी आ जाओ, अगर आप साथ में नहीं हुए तो कुलविंदर जी वेलकम नहीं करेंगे, कुलविंदर जी उन्हीं का वेलकम कर रहे हैं जो फैमिली के साथ में आए हुए हैं। सो थैंक यू कुलविंदर जी, फैमिली के साथ है तो आपने वेलकम किया, और जो फैमिली के साथ में नहीं है तो वो बिल्कुल इस चीज पॉइंट को नोट करें, कुलविंदर जी ने उनका बिल्कुल वेलकम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे बैठे हैं तो अच्छी बात है, वो सीख सकते हैं। लेकिन वो एक टारगेट रखें कि वो अपने स्पाउस के साथ में या उनके फैमिली मेंबर जो भी हैं उनके साथ में वो जरूर बैठे, तो थोड़ा अच्छा रहता है, एक अच्छा मैसेज आता है। और लीडर जो है वही है जो एग्जाम्पल पेश करता है, लीडर्स लीड विद एग्जाम्पल, ये मेरी फेवरेट लाइन रही है हमेशा से। सो अब मैं यही सोच रहा था आपसे आने से पहले कि मैं बातचीत क्या शुरू करूं, किस चीज पे मैं बातचीत करूं, क्योंकि सभी लोग बहुत एजुकेटेड हैं, लीडर्स हैं सारे के सारे। और कुलविंदर सिंह जी ने जो बातचीत की मॉर्निंग में स्टोरी वाली, तो वो काफी उसने मेरा काम आसान कर दिया काफी। जो माउंटेन मैन मांझी की लाइफ से रिलेटेड जो उन्होंने बात की, और उस बात से मैं एक ही चीज सीखा हूं कि लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, एग्जाम्पल बनना है, जैसे मांझी जी के ऊपर में का फिल्म भी बनी, उसके ऊपर में कहानियां लिखी गई, और आज कहीं ना कहीं इंस्पायर करने के लिए हम उनकी कहानी को इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि उनकी कहानी में एक इमोशनल ड्रीम था। ड्रीम तो था, लेकिन उस ड्रीम के साथ में एक इमोशन अटैच था। तो जब तक आपके ड्रीम में कोई इमोशन नहीं जुड़ेगा, कोई सपना नहीं जुड़ेगा, तो फिर आप बड़ा काम करने में आपको बड़ी परेशानी रहेगी। और जिस दिन कोई इमोशन उसमें जुड़ जाएगा तो फिर आप असंभव जैसा काम कर पाएंगे, और आप लोगों की जिंदगी में फर्क ला पाएंगे, लोग आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं, आप वैसा कर पाएंगे। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल था कुलविंदर जी, बेहतरीन कहानी आपने सुनाई। और मैं अक्सर शेयर करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में अगर कुछ कर पाया हूं, अगर मैं सफल हूं, कुछ लोग मुझे सफल मानते हैं, तो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी जिंदगी का एक इमोशन आरसीएम बिजनेस के साथ में कनेक्ट हो गया था। जब मुझे लगा कि आरसीएम बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, तो मुझे याद आई अपनी जिंदगी का वो लम्हा जब मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने कहा था कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। 1 साल तक हमने उनका ट्रीटमेंट करवाया, और पैसे की कमी की वजह से हम उनको बहुत समय तक हम लोग जिंदा नहीं रख पाए। जो मेरी जिंदगी में पैसे का अभाव था, उस अभाव को जब मुझे लगा कि वो आरसीएम बिजनेस से पूरा हो सकता है, मैंने अपना पूरा सब कुछ इसमें नहीं डाला, अपितु उस मेरे इमोशनल ड्रीम ने मुझे बहुत ज्यादा
प्रेरणा दी काम करने की, और मैं महीने में 25-25 दिन घर से बाहर रह के बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ में मैं काम कर पाया, क्योंकि एक इमोशन मेरा अटैच हो गया था। सो हम सब लोग भी देखें हमारी जिंदगी में ऐसी क्या घटना है, ऐसा कौन सा इमोशन है, ऐसी कोई बात है, किसी ने कुछ हमें कहा था, किसी ने हमें कुछ आलोचना की थी, या हमारी जिंदगी का कोई एक अभाव, अगर वो इस बिजनेस में इमोशन के साथ में अटैच हो जाए तो आपको बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकता है और वो आपको आगे लेके जा सकता है। आज चूंकि समय की लिमिटेशंस है, तो एक चीज पे मैं बातचीत करना चाहता हूं। मेरी एक फेवरेट बुक है, स्पेशली लीडरशिप, चूंकि आज सारे लीडर्स हैं, सो लीडर्स को मैं रिकमेंड भी करता हूं, और वो बुक है अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं। एक बेहतरीन किताब है। इसी किताब के पेज नंबर 53 पे एक लाइन है, और उस एक लाइन को मैंने आधार बनाया। एक लाइन लिखी है, वो एक बुक है द लीडरशिप चैलेंज। द लीडरशिप चैलेंज के 2 राइटर हैं। उन राइटर्स ने अपनी उस किताब में द लीडरशिप चैलेंज में ये बोला है कि हर फॉलोअर अपने लीडर से 4 चीजें चाहता है। हर फॉलोअर अपने लीडर से 4 चीजें चाहता है। यानी अगर हम लोग आरसीएम के संदर्भ में इसको ट्रांसलेट करें तो हम ये माने कि हर डाउनलाइन अपनी अपलाइन से 4 चीजें चाहती है। कितनी चीजें चाहती है सर? उंगली करके बता सकते हैं आप? 4 चीजें चाहती है हर डाउनलाइन अपनी अपलाइन से। तो उन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज चाहती है ईमानदारी। डाउनलाइन ये चाहती है कि उसका अपलाइन ईमानदार हो। ईमानदार का मतलब क्या हुआ सर? ईमानदार का मतलब ये है कि वो जो भी कमिटमेंट करे उसको पूरा करे, 100% उसका पालन करे। अगर उसने कमिटमेंट किया है कि मैं जूम मीटिंग में 5:15 पे आऊंगा, तो वो 5:15 पे आ जाए। अगर उसने कमिट किया है कि आप ये काम कीजिए, इस काम के बदले में मैं आपको अपने घर पे डिनर पे बुलाऊंगा, तो फिर डिनर पे बुलाए। वो कोई भी कमिटमेंट अगर किया जाता, छोटे से छोटा कमिटमेंट मतलब कोई बहुत बड़े कमिटमेंट की बात नहीं है। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप छोटी छोटी चीजों को पालन करें, उनका 100% पालन करें। तो ये हर डाउनलाइन चाहती है आप ईमानदारी के साथ में काम करें। अच्छा, ईमानदारी में क्या क्या चीजें हुई सर? 2-3 चीजें हम लोग लेते हैं। जैसे पहला कहा मैंने, आपका कमिटमेंट आपका जो आपने वायदा किया है। वायदा एक तो अनुशासन से संबंधित ईमानदारी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मीटिंग महत्वपूर्ण पार्ट है, तो मीटिंग में जाना, टाइम पे जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग में जाने के बाद भी जितना टाइम आपको अलॉट किया गया है उस समय का ईमानदारी से पालन करना, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि हमारे बिजनेस में वैसे तो जो कार्डिनल रूल्स हैं वो इजाजत नहीं देते कि पैसे का किसी भी तरह का लेन देन अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर वो कहीं पे हो गया है, गलती से हो गया, गलती हो गई है, तो उसमें आपने बहुत ईमानदारी के साथ में उस कमिटमेंट को आपने पूरा करना है। वो कम का है, ज्यादा का है, हो गया, मतलब होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है, तो उसको आपने कमिटमेंट के साथ में पूरा करना है। ये वाला ईमानदारी वाला कमिटमेंट आपका होना चाहिए। आपके बातचीत में, आपके व्यवहार में, हर जगह ईमानदारी, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी बोल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसको पारदर्शिता बोलते हैं। वो आपके व्यवहार में वो पारदर्शिता होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वही आप फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो चीज आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, वो झलकनी चाहिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने क्या करना है सर? हमने चेक करना है कि लीडरशिप चैलेंज में जो पहला पॉइंट बोला गया है, ईमानदारी। ईमानदारी मतलब 90% ईमानदारी नहीं, 100% ईमानदारी, वो हमारे अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमने आज से ही 23 अगस्त से ही उसके प्रति काम करना शुरू कर देना है। दूसरी चीज लीडरशिप चैलेंज में जो बोली गई है
जो एक फॉलोअर अपनी लीडर से चाहता है और एक डाउनलाइन अपनी अपलाइन से चाहता है, वो चाहता है योग्यता। योग्यता का अंग्रेजी में क्या मतलब हुआ? कैपेबिलिटी, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, पात्रता जिसे हिंदी में कहेंगे। तो पात्रता, पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। पंडित जी ने कहा है कि इस बिजनेस में सब कुछ है, बहुत सारा पैसा है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पे आपको आमंत्रित किया जाएगा, आपको रिकॉग्निशन किया जाएगा, लोग आपको एक रोल मॉडल मानेंगे, लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, सुख सुविधा की सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपने अपनी पात्रता को बढ़ाना है, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है। अगर आपकी एबिलिटी होगी तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपकी एबिलिटी नहीं हुई तो आपको नहीं मिलेगा। वो बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से नदी बह रही है, गंगा बह रही है, गंगा जी का पानी जा रहा है, तो जिसके पास में जितना बड़ा पात्र होगा वो उतना ज्यादा जल ग्रहण कर पाएगा। अगर आपके पास में एक गिलास है छोटा सा, तो आप छोटा गिलास भर पाएंगे। अगर आपके पास में पंजाब वाला बड़ा सा गिलास है, बड़ा वाला गिलास भर पाएंगे। अगर आपके पास में बाल्टी है, बाल्टी भर पाएंगे। जो भी पात्र आपके पास में है, तो गंगा जी में जल की मात्रा बहुत है, आपके पात्र के अनुसार आपको मिलेगा। तो वैसे ही आरसीएम बिजनेस में आप अगर अपनी पात्रता को बढ़ाते पाए तो आपको मिल जाएगा। पिछले 18-19 सालों में आरसीएम बिजनेस के अपने सफर में मैंने ये महसूस किया है कि आज जिन लोगों के पास में ज्यादा पैसा है, ज्यादा सम्मान है, जिनको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो वो सिर्फ एक वजह से करते हैं कि उन्होंने अपनी पात्रता को बढ़ाने पे काम किया, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, उन्होंने सीखा, उन्होंने, चूंकि उनकी पात्रता बढ़ती गई तो बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट मिलने ही वाली थी, वो सारी की सारी चीजें उनको मिलती चली गई। और आपके सामने भी आपका जो भी अनुभव है आरसीएम बिजनेस में, आप उसमें देखेंगे कि एक व्यक्ति अच्छा खासा दिखता था, पढ़ा लिखा दिखता था, चेहरे से भी स्मार्ट दिखता था, लेकिन वो इस बिजनेस से बाहर इसलिए हो गए क्योंकि उनमें पात्रता नहीं थी, अपितु वो कुपात्र थे। उनके अंदर में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, उस कामों की वजह से सिस्टम ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, आपने देखे होंगे कि वो आज इस बिजनेस में तो कहीं है ही नहीं, इस बिजनेस के खिलाफ भी वो बहुत ज्यादा मान सम्मान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पात्रता को नहीं बढ़ाया और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी आदतें उनके अंदर में थी, उन आदतों की वजह से वो हम सब की जिंदगी से बाहर हो गए। और बहुत सारे नाम हैं, जैसे किसी का भी नाम लूं, जो भी आज इस बिजनेस में, अगर मैं टेक्निकल अचीवर्स की बातचीत करूं, मैं नेगी साहब की बातचीत करूं, तो नेगी साहब ने अपनी पात्रता को बढ़ाया, और पात्रता में सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने अपने पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ाया, जो उन्होंने अपने पेशेंस के लेवल को बढ़ाया, जो उन्होंने सबको साथ में लेके चल के सबकी सहमति बना के आगे बढ़ाने की जो योग्यता को बढ़ाया, तो उनकी वजह से आज उनका एक बड़ा मान सम्मान है, बड़ा रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। और न केवल मात्र डाउनलाइन के नजरों में है, पीतु अपलाइन की नजरों में उनका एक अलग तरह का मुकाम है। और वो मुकाम सिर्फ ज्ञानचंद गर्ग जी या मेरे तक सीमित नहीं है, पीतु वो टीसी छाबड़ा जी तक उनका मान सम्मान है और रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी पात्रता को बढ़ाया। तो ऐसे ही पात्रता को बढ़ाया जितने भी हमारे टेक्निकल अचीवर हैं, चाहे वो सरवजीत सिंह जी हैं, चाहे वो गुरदयाल सिंह जी हैं, चाहे कुलविंदर सिंह जी मुझे सामने दिख रहे हैं। कुलविंदर सिंह जी ने जो अपने एक्शन की पात्रता को बढ़ाया, जो फील्ड में वो जो काम करते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, जो वो फील्ड में हमेशा दिखते हैं कि लीडर की तरह। सो उनकी इस पात्रता ने आज उनको टीम का सबसे चहेता लीडर बना दिया है, सबसे बड़ा लीडर के रूप में हम लोग उनको देख पा रहे हैं। सो उन्होंने अपनी पात्रता को बढ़ाया, वो पात्रता शायद पहले दिन में नहीं थी। सुरेंद्र पाल सिंह जी टेक्निकल चीवर जिस प्रकार से जिम्मेवारी लेते हैं आगे बढ़ के, जिस प्रकार से वो हमेशा ये नहीं सोचते हैं कि मेरा लेवल क्या है, मेरी टीम क्या है, वो उससे ऊपर उठ के जो काम करते हैं, तो उनकी ये जो पात्रता है, जो इस फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की है, तो वो उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी अपनी पात्रता को अगर हम लोग बढ़ाते रहेंगे, अपनी एबिलिटी को बढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। पिछले दिनों
एस अत्री जी की एक बहुत शानदार किताब आई है और वो किताब भी मेरे बहुत नजदीक रहती है और उसका संदर्भ मैं इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि उस किताब को मैंने अभी रिसेंटली फिनिश किया है। इस किताब का नाम है लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो उन्होंने कोई 11-12 लॉक्स एंड कीज के बारे में बताया है कि जो ताले हैं, 11 ताले हैं और उनकी चाबियां क्या हैं, वो दोनों चीजें बताई हैं कि ये हमारे लॉक हैं और ये इनकी चाबियां हैं। तो उसमें जो पहला लॉक उन्होंने बताया है अत्री साहब ने, वो बताया है कि मुझे सब पता है। मुझे सब पता है, ये एक मेंटल लॉक है और ये मेंटल लॉक हमारी योग्यता को बढ़ाने में सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। तो हमें इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा योग्यता बढ़ाने के लिए, एबिलिटी बढ़ाने के लिए। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, जो हमारी एकेडमिक एबिलिटी हम लोग बढ़ाते हैं, एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, तो वहां हम लोग सीखते हैं, सीखने का एक एटीट्यूड होता है। जब भी हम लोग क्लास में जाते हैं तो ऐसे टहलते हुए नहीं जाते हैं, हम लोग कॉपी किताब बस्ता पेन वैन लेके जाते हैं। तो वैसे ही एटीट्यूड के साथ में आप हर मीटिंग में आए, हर मीटिंग में बैठे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि जो भी लोग बैठे हैं वो डायरी पेन के साथ में बैठे हैं। उनको कोई दिमाग में अगर कोई चीज आ रही है, यहाँ पे बोली जा रही, तो उसको लिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो एटीट्यूड अगर आपका एक बार डिवेल्प हो गया कि जैसे बच्चा कक्षा में जाता है वैसे ही मैं मीटिंग में अपनी कॉपी पेन और डायरी के साथ में बैठूंगा, तो वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएगी। और हर व्यक्ति से आप सीखिए। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी से सीखा है तो वो मैंने पंडित जी से सीखा। और पंडित जी से मैं इसलिए सीख पाया क्योंकि मैं अगर ये सोचता कि पंडित जी मेरी डाउनलाइन से हैं तो मेरा तो काम सिखाने का है, सीखने का काम नहीं है, तो मैं सीख नहीं पाता। तो उनके एक्शन से, उनके व्यवहार से, उनके बातचीत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और पंडित जी से ही क्यों, मैंने जिंदगी में हर व्यक्ति से सीखा है। मैं आप सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आज मैंने ये सीखा है आप सब लोगों को देख के कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं तो वो एक अच्छा मैसेज उससे क्रिएट होता है, एक अच्छा मैसेज हम लोग दे पाते हैं। सो हर जगह से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो वो एक लर्निंग एटीट्यूड आपका हमेशा रहना चाहिए। और पंडित जी, इन्होंने, अत्री साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है इसी चैप्टर में। अत्री साहब बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो था, उसको देखा कि एक व्यक्ति है ना बांसुरी बेच रहा है, और जब वो बांसुरी बेच रहा है तो वो उसको बजाते हुए बड़ी मधुर धुन उससे निकाल रहा है। तो उसको वो धुन बड़ी अच्छी लगी। तो उसने कहा कि ये बांसुरी मेरे से भी बज सकती है? बोले हाँ बिल्कुल बज सकती है, इसमें तो बस आपको ऐसे मुंह से लगाना और आवाज निकालनी है, तो आप भी इसको बजा सकते हैं। तो उसने वो बांसुरी खरीदी और बांसुरी खरीदने के बाद में वो व्यक्ति जब घर आया और उसने उस बांसुरी को बजाना शुरू किया, तो वो उसमें निपुण नहीं था, उसमें योग्य नहीं था, तो वो उससे आवाज निकल नहीं पाई, वो मधुर ध्वनि उससे नहीं निकल पाई। तो बड़ा निराश हुआ और अगले दिन उसको फिर वो बांसुरी वाला वहीं पे एक जगह पे रहता था, वो फिर मिला और उसने कहा कि आपने मुझे गलत बांसुरी दे दी है, यह बांसुरी बजती नहीं है। तो उसने बोला कि दिखाइए। तो बांसुरी बेचने वाले ने वो बांसुरी उस व्यक्ति से ली और उसने जैसे ही वो बांसुरी बजाना शुरू किया तो वो फिर वैसे ही मधुर ध्वनि उस बांसुरी से निकली। तो बांसुरी वादक ने कहा कि बांसुरी तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी योग्यता को इस फील्ड में अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी उस चीज को रियलाइज किया। तो ठीक इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए बराबर है। ये जो इसको सही तरीके से सीख गया वो उसको सही तरीके से कर पा रहा है, उसको इसमें बड़ा मजा आ रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहे हैं। और जो इसको सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो उसको कहीं फिर अपलाइन में दिक्कत लगती है, कहीं प्रोडक्ट में दिक्कत लगती है, कहीं किसी दूसरी चीज में दिक्कत उसको दिखने लग जाती है। सो अगर हमने अपनी योग्यता को बढ़ा लिया, और वो तभी बढ़ेगी जब हम इस एटीट्यूड के साथ में करेंगे कि मुझे सीखना है, मुझे हर व्यक्ति से सीखना है। और जब भी आप देखिए आजकल हम लोग बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग फेसबुक पे हैं, हम लोग यूट्यूब पे हैं, व्हाट्सएप पे हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसको आप मनोरंजन का साधन मत मानिए। अगर आपने उसको मनोरंजन का साधन मान लिया तो आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारक हो सकता है। और अगर आपने इन सारे प्लेटफॉर्म को लर्निंग का एटीट्यूड मान लिया तो वो आपके लिए एक बहुत
आगे बढ़ाने वाली चीज हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिंपल ये करना है सर, जब भी आप फेसबुक खोलें, जब भी आप यूट्यूब खोलें, जब भी आप व्हाट्सएप खोलें, आपके पास में डायरी और पेन होना चाहिए। पहले डायरी पेन रखें, उसके बाद में खोलें। कोई भी चीज जो आपको अच्छी लग रही है तो आपने नोट करनी है, आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे, नोट करने से, लिखने से चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक स्टोर रहेंगी, परमानेंटली एक जगह वो चली जाएंगी, और आपने बस जो चीजें नोट की है उतना ही रखना है, उसके बाद में आगे नहीं बढ़ना है। हर वो चीज जो आपको सिखा सकती है वही चीज खोलें, जो चीज आपको सिर्फ मनोरंजन दे रही है वो चीज मत खोलें, क्योंकि उसका आपको कोई लंबा चौड़ा आउटपुट आपको मिलने वाला नहीं है। वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगी। तो उससे आप सही तरीके से आप उसको कीजिए, सीखिए। और इसी चीज को, मेरा इस चीज में बहुत बड़ा बिलीव है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चैट विद सुरेंद्र वत्स पे हमने एक नई परंपरा शुरू की कि जो भी व्यक्ति इंटरव्यू को सुनता है, सो इंटरव्यू के नीचे हम लोग 5 क्वेश्चंस देते हैं, और वो व्यक्ति अगर सही उनका जवाब देता है तो उन सही लकी विनर्स को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं इंटरेक्शन करने की, बातचीत करने की, कुछ ना कुछ सीखने की। अभी 30 तारीख को जितने भी विनर्स हैं अब तक के, उन सब के साथ में मैं लगभग 1-1.5 घंटे का एक इंट्रोडक्शन, एक ट्रेनिंग देने वाला हूं, उन सब लोगों को बातचीत करने वाला हूं। तो वो लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू को मनोरंजन का साधन नहीं माना, वो उसको ध्यान से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि नीचे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, और क्वेश्चंस भी इस प्रकार से सिलेक्ट किए जाते हैं जो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। तो मेरा हमेशा ये बिलीव रहता है कि जब भी आप कुछ भी सीखने के मोड में है तो आपके पास में कॉपी पेन डायरी होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है सर, जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है अपनी योग्यता को आपने बढ़ाना है। अगर आपकी योग्यता बढ़ेगी तो आरसीएम में आपको मिलेगा। और आरसीएम की बात छोड़ दीजिए, लीडरशिप चैलेंज में तो ये कहा है कि आप कहीं भी लीडर हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी में लीडर हैं, तो वहां भी अगर आप अपनी योग्यता नहीं बढ़ाएंगे, वहां भी अगर आप अच्छे तरीके से नहीं बोलेंगे तो आपके फॉलोअर नहीं आएंगे। वहां पे भी अगर आप ईमानदारी के साथ में पालन करेंगे तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो कोई भी फील्ड है, लीडरशिप जहां पे है, तो वहां पे आपने अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा सर, राइट। तीसरी जो चीज है वो है दूरदृष्टि। हर डाउनलाइन अपनी अपलाइन से चाहता है कि वो दूरदर्शी हो, वो विजनरी हो। उसे ये मालूम होना चाहिए, उसको ये दिखना चाहिए कि अगले 2 साल में आरसीएम बिजनेस कहां पे होगा, अगले 5 साल में कहां पे होगा। उसको ये मालूम होता है कि मॉर्निंग में अगर हम 5 बजे लोगों को उठाएंगे और उठा के यहाँ पे सबको यूट्यूब पे, सॉरी, इस पे वीडियो कॉल में हम लेके आ जाएंगे, तो उससे क्या मिलेगा। ये बड़ा कष्टकारक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जिनको सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, लेकिन उनका विजन है, उनकी दूरदृष्टि है, उनकी दूरदृष्टि आपको यहाँ पे लेके आई है। और लोग हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूं, जब शुरुआत की थी तो शायद कोई 40-45 लोग थे, अभी 70 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो वो 70 लोग उस विजन की वजह से, उस दूरदृष्टि की वजह से यहाँ पे आ गए हैं। तो वो विजन आपका हर क्षेत्र में होना चाहिए, वो आपकी प्लानिंग में दिखना चाहिए, वो आपकी काउंसलिंग में दिखना चाहिए, वो आपकी टेलीफोनिकली बातचीत में दिखना चाहिए, वो आपके एक्शन में दिखना चाहिए। वो विजन, वो दूरदृष्टि ही किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जाती है। और आरसीएम बिजनेस तो केवल मात्र विजनरी लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसमें परिणाम आज आपको नहीं मिलेंगे। परिणाम आज जो आप करेंगे उसके परिणाम आपको 1 महीने बाद भी शायद दिखाई नहीं देंगे, लेकिन 1 साल के बाद में उसके परिणाम आपको कंपाउंड इफेक्ट के साथ में बहुत बड़े दिखेंगे, और 10 साल के बाद में बहुत बड़े मिलेंगे। तो आपके पास में हमेशा एक विजनरी सोच होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अपनी टीम के लिए एक, पीछे टेक्निकल अचीवर्स की हम लोग एक मीटिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं हर महीने की 2 तारीख को। तो उसमें मैंने एक चीज शेयर की थी सभी टेक्निकल अचीवर्स के साथ में, कि आप अपना एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट कीजिए जहां आप वर्किंग कर रहे हैं, डेप्थ में कर रहे हैं और कहीं कर रहे हैं, और उसकी आप एक अलग से जूम मीटिंग कीजिए,
वो जो जूम मीटिंग आप करेंगे उसके परिणाम आपको एक दिन में नहीं मिलेंगे। आप सब लोग उसको करेंगे अगर आपने एक नया ग्रुप स्टार्ट किया और उसके लिए आप पिकअप सेंटर पे मीटिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो परिणाम पहले दिन में नहीं मिलेंगे। पहले दिन शायद 2 लोग आएंगे और अगले वीक शायद 2 दिन 2 में से 1 रह जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी कमिटमेंट के साथ में, विजन के साथ में 6 महीने तक उस मीटिंग को लगातार करते रहेंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे परिणाम दिखने लग जाएंगे। तो आपके पास में एक विजन रहे, एक दूरदृष्टि रहे, उसी से परिणाम मिलते हैं। और आरसीएम बिजनेस में आप काम कर रहे हैं तो एक बड़े विजन के साथ में कीजिए। मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है और वो एग्जांपल देता हूं मैं जियो का। जियो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। जब वो टेलीकम्युनिकेशन में आई तो उसने आते ही क्या किया जियो ने, सर, जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ा जो नेटवर्थ है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में चूंकि पैसा बहुत ज्यादा था तो उसने अपना एक नया वेंचर शुरू किया, जियो। सो जब उसने जियो स्टार्ट किया तो जियो में आते ही सबसे पहले क्या किया उसने, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत, अपने विजन के तहत सबको फ्री कनेक्शन देना शुरू कर दिया। फ्री कनेक्शन देना स्टार्ट किया। मोबाइल डाटा जो एक बड़ा कंसर्न था कि हम लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आ रहे थे, लेकिन मोबाइल देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे तो डाटा चाहिए, पैसा लगता था। तो उसने मोबाइल डाटा फ्री देना स्टार्ट किया। और फ्री भी कितना, अनलिमिटेड, जितना मर्जी ले लो, जितना मर्जी यूज कर लो आप। तो वो जो देना उसने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे क्या रहा कि दूसरी जो कंपनियां थी उनके जो कंज्यूमर थे, उनके जो यूजर थे, वो जियो पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। और पहले साल का जो जियो का बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जियो को भयंकर घाटा हुआ, भयंकर घाटा हुआ। दूसरे साल का भी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वो भी भयंकर घाटे वाला रहा। और जियो अपने उस घाटे से संतुष्ट था, बहुत खुश था, क्योंकि उनका विजन ये था कि हमने अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना है। और ये घाटा उनके लिए कोई अप्रत्याशित नहीं था कि एक एक घाटा देख के वो पगला गए। ये घाटा उनके लिए पूर्व अनुमानित था। उनको लगता था कि इतने 1000 करोड़ का घाटा पहले साल होगा, इतने 1000 करोड़ का शायद दूसरे साल होगा, और फिर तीसरे चौथे साल से हम लोग बराबर पे आएंगे, और फिर 5वें 7वें साल के बाद में हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, और 10 साल के बाद में हम लोग इस फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। फिर जो भी होगा वो होगा जो हम चाहेंगे। और जियो ने इस समय इतना किया है कि इस पहले जब जियो स्टार्ट हुआ शायद 25-30 कंपनियां थी टेलीकम्युनिकेशन में, और आज सिर्फ 3 कंपनियां हैं। जियो है, वोडाफोन है और एयरटेल है। बाकी सारी की सारी या तो बंद हो गई हैं या वो मर्ज हो गई, और आगे मालूम नहीं इन 3 में से भी कितनी बचेंगी। तो हमें क्या सीखना चाहिए सर? हमें सीखना चाहिए जियो से कि आज क्या मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 5 साल और 10 साल के बाद में क्या मिल सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीएम बिजनेस में आज आपको नहीं मिलता है। मैं अक्सर बताता हूं कि मेरा पहले 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था आरसीएम बिजनेस में, वो ये था, आउटपुट था, मैं -2 लाख रुपए में था। 2 लाख रुपए का कर्ज था, और 2 लाख रुपए का कर्ज बैंक का कर्ज नहीं था, प्राइवेट फाइनेंसर का कर्ज था, जिसमें बहुत मोटा ब्याज देना पड़ता है। तो मैं अगर ये सोचता कि 2 साल में आरसीएम ने मुझे इतना घाटा दे दिया और मैं अगर नेगेटिव हो जाता, तो फिर मैं कहां पे होता? मैं कहीं पे नहीं। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। राइट। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र पाल सिंह जी, आप बहुत सजग हैं। जैसे वो एक स्लोगन होता है ना हमारे आर्मी का, हमेशा हमेशा तत्पर, सजग, तैयार, ऐसा कुछ रहता है। तो आप भी सजग रहते हैं, डिस्टर्बेंस होते ही तुरंत आपने उस चीज को फॉलो किया। थैंक यू सो मच सुरेंद्र पाल सिंह जी। मैं बातचीत कर रहा था अपने आप की कि मेरे पास में 2 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन मेरे पास में विजन था। उस विजन की वजह से मैं आगे बढ़ पाया। आज आपके सामने क्या परिस्थिति है मुझे नहीं मालूम,
आप मेरी तरह कर्जे में हो सकते हैं जब मैं शुरुआत में था, आपके साथ में फैमिली चैलेंजेस हो सकते हैं। देखिए, मैं और सुदेश आज आपके सामने बैठे हैं, आपको शायद अच्छा लग रहा होगा, मोटिवेशन लग रहा होगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब मैं इस बिजनेस के कठिनतम दौर में था, जब वो 2 लाख रुपए का कर्जे वाला दौर था, उस समय इस प्रकार के इश्यूज आए। पता नहीं क्यों सुदेश की तबीयत अचानक खराब हो जाती थी। अचानक खराब मतलब ये हो गया कि अचानक अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। और आप सोच के देखिए कि मैं घर से 1000 किलोमीटर दूर पे हूं और फोन पे मुझे मालूम चला कि वो बेहोश हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कोई नहीं है संभालने वाला। कितना दर्द होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। क्या मेरा मन नहीं करता होगा कि नहीं मुझे घर पे ही रहना है, उनको देखभाल करना है? क्या उनका मन नहीं करता होगा वो ये कहें कि मेरी इस हालत में आप मुझे छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकते? लेकिन एक विजन था, उस विजन की वजह से कहीं ना कहीं सुदेश इन्वॉल्व थी बिजनेस में, मीटिंग का पार्ट रहते थे, इसीलिए उनकी तरफ से हमेशा ये रहा कि कोई बात नहीं है, टेम्परेरी चीज है, घर मैं संभालूंगी, फील्ड आप संभालो। उस वजह से मैं ये कर पाया। तो विजन आपका हर समय हमेशा आपको मोटिवेट करेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग यहाँ फैमिली के साथ में इन्वॉल्व हैं। आपकी फैमिली किसी न किसी रूप में अगर इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो विजन की मैं बातचीत कर रहा था, समय की लिमिटेशंस है, सॉरी मैं ध्यान नहीं रहा, मैं बहुत लंबा ले गया। और चौथी चीज पे आ रहा हूं मैं, और चौथी चीज है सर, वो है प्रेरणा। आपकी डाउनलाइन हमेशा आपसे ये चाहती है कि आप उसको प्रेरित करें, मोटिवेट करें। आप उसके सामने निराशाजनक बातें मत करें, आप उनको डिमोरलाइज मत करें, आप उनको हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा प्रेरित करें। आप कितनी भी पीड़ा में हैं, कितने भी कष्ट में हैं, जैसे घर का मुखिया कभी भी घर के दूसरे परिवार लोगों के सामने, बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करता, उनको मोटिवेट करता है, हमेशा सारी सिचुएशन को खुद हैंडल करता है, वैसे ही बीइंग ए लीडर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आप कर्जदार हो गए हैं, आपकी सेकंड लेग नहीं चल रही है, आपके जो भी इश्यूज हैं वो आप कभी भी डाउनलाइन के सामने लेके नहीं जाए। आप जब भी जाएं प्रेरणा के साथ में जाएं, एनर्जी के साथ में जाएं। एनर्जी भीतर से नहीं आ रही है तो कोई एक कैसेट सुन के जाएं, एक किताब का एक पेज पढ़ के जाएं, लेकिन जब भी आप प्रेरित हों तो तब आप अपलाइन के डाउनलाइन के सामने जाएं। तो हर फॉलोअर चाहता है कि उनका लीडर हमेशा उनको प्रेरित करे, प्रेरणा की बात उनसे करे। और ये हमेशा पॉलिटिकल संदर्भ में भी हम लोग देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो अपलाइन मोटिवेटेड हैं, जो अपलाइन हौसले की बात करते हैं, जो अपलाइन विजन की बातचीत करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां ग्रो कर रही हैं। जो अपलाइन डिप्रेशन की बात करते हैं, ढीले ढाले रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, वो पार्टियां नीचे की तरफ जा रही हैं। वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे, जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में वहां का जो मैनेजमेंट है वो आगे आके बातचीत कर रहा है, फील्ड में आ रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। जो नीचे जा रहे हैं तो वो उनकी टीम में वैसा हो रहा है। वैसे ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग आगे जा रहे हैं वो चीजें बढ़ रही हैं, जो नहीं आगे आ रहे हैं, प्रेरित नहीं कर रहे हैं, विजन नहीं दे पा रहे, वो पीछे होती जा रही है। सो आपको बीइंग ए लीडर आपको हमेशा प्रेरित रहना पड़ेगा। प्रेरित कैसे रहेंगे? कुलविंदर सिंह जी की स्टोरी, जो मांझी जी की स्टोरी है, आपके जब इमोशन होंगे, आपके गोल्स होंगे, आपके पास में इस प्रकार की एक ड्रीम बुक होगी, उसमें आपके सपने लिखे होंगे, ये हमेशा आपको प्रेरित करेगी, ये हमेशा आपको डीमोटिवेशन से बाहर लेके आएंगी। सो ये 4 चीजें द लीडरशिप चैलेंज में बोली गई हैं। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ में मुझे ज्वाइन होना है 6 बजे और 6 बजने वाले हैं। सो पहली चीज क्या कहते हैं सर? पहली चीज कहते हैं कि आपके अंदर में क्या होनी चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके अंदर में क्या होना चाहिए सर? योग्यता होनी चाहिए। तीसरी चीज आपके अंदर में होना चाहिए
वो होना चाहिए आपके पास में, विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, और चौथी चीज आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। ये 4 चीजें आपके अंदर में हैं, तो फिर आपकी डाउनलाइन आपको हमेशा एक आइडियल अपलाइन मानेगी। सो आप सबने मुझे समय दिया, उसके लिए आप सबका बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। और ये जो आपने मुहिम स्टार्ट की है, ये बहुत अच्छी मुहिम है, इसको आप लगातार चलाए रखिएगा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। टाइम हो गया तो हम बस आपने करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज